हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्यकिरण बैच के अवलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भली भांति जान ही पा रहे हैं कि सूर्यकिरण बैच के अंतर्गत या सूर्यकिरण बैच के माध्यम से शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। हाल ही की चर्चा की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही की चर्चा में हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कैलकुलेट किया था और साथ ही साथ उसमें एक परेशानी का धरातल भी पैदा हुआ था। तो उस परेशानी के धरातल को एक अलग चर्चा या एक अलग कक्षा या एक अलग वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष क्या है प्रस्तुत कर दिया था। देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी का जिक्र किया गया है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। यानी कि एनसीईआरटी को आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा और एनसीईआरटी से किस प्रकार के सवाल आपके पनप सकते हैं या किस प्रकार के सवाल आपके जनरेट हो सकते हैं, उन तमाम प्रकार की वैल्यूज़ को हम लोग आज की इस कक्षा के माध्यम से क्या है डिस्कस करके चलने वाले हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सूर्यकिरण बैच के अंतर्गत जो भी आपकी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, फिलहाल अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में कक्षाएं आपको मिल रही हैं। आपको तमाम प्रकार की कक्षाओं के साथ अपना गहरा जुड़ाव करके चलना है। तमाम प्रकार की कक्षाओं में जो भी अलग अलग प्रकार की चर्चाओं का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया जा रहा है, उन तमाम व्यवस्थाओं के संदर्भ में आपको अपनी ओर से भी क्या है नोट्स बनाए जाने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, अगर मामला एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी को देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि एनसीईआरटी का जो डिस्कशन है हमको एक ही कक्षा के माध्यम से कर लेना चाहिए। तो हम यही आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो आपकी चर्चा होगी, इसका जो वेरी कंप्लीट एंड वेरी डीप जो डेडिकेशन होगा वो एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अच्छा, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या क्या बातें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको जानने के पश्चात एनसीईआरटी के संदर्भ में आपके मन में और आपके व्यक्तित्व में एक जिज्ञासा का भाव पैदा हो जाएगा। और जैसे वो जिज्ञासा का भाव पैदा हो जाएगा तो फिर आप अपने आप ही जो वैल्यू 4 के रूप में हमने आपके सामने रखी है, आप उसको 6 के रूप में भी परिवर्तित कर पाओगे और आप उसको क्या है 8 के रूप में भी क्या है परिवर्तित कर पाओगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया, तो पहले तो आपको क्या है थोड़ा नामकरण पे अपना ध्यान आकर्षित करना होगा कि नामकरण को लेकर के किस प्रकार की बातें हमको करनी चाहिए, है ना। देखिए, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है राष्ट्रीय, आपके पाठ्यक्रम में इसको क्या कहा गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद एवं शिक्षा परिषद। ये जो आपकी शिक्षा परिषद एवं शिक्षा परिषद, ये जो आपकी शब्दावली है, ये आपके पाठ्यक्रम में क्या है लिखा हुआ है, जिसको आप क्या कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसी का जनरली हम जो कहते रहते हैं ना कि एनसीईआरटी, ये वही है। एनसीईआरटी ये क्या आपका वही है। और एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है, कई बार आपसे ये भी तो पुटअप किया जाता है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल काउंसिल। इसको आप क्या कहेंगे, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एडुकेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो बारीकी है, इस बारीकी को भी क्या है आप अपने डिस्कशन में थोड़ा शामिल करके चलोगे, क्योंकि कई बार ये सवाल पुटअप किया जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म वहां पे क्या होता है, बहुत आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या प्रेशर में आ जाते हो थोड़ा सा। हालांकि हम हमेशा ही सिखाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पाक साफ रूप में आप अपने तैयारी को आगे लेकर के चले और पूरे आत्मविश्वास के साथ क्या है वहां पर जाकर के सवालों को अटेम्प्ट करने की बात करें। तो कई बार जो एक प्रेशर आ जाता है जिसको रिलीज करने की आवश्यकता होती है, जिसको आपको रिलीज करना ही पड़ेगा,
उसकी टेक्निक्स हैं वो तो हम खैर कक्षाओं के दौरान आपसे क्या है बातचीत करते रहेंगे, कक्षाओं के दौरान क्या आपसे वो सकारात्मक संवाद होता रहेगा। लेकिन कई बार अचानक से जब सवाल ऐसा आता है, मेरे भाव को समझना, जब कई बार अचानक से ऐसा सवाल आता है तो हम थोड़ी गलती कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा सवाल पुटअप किया जाता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या, तो आप क्या कहेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको इसका क्या बताना पड़ेगा, फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको यहां पे क्या लेके चलना है, एनसीईआरटी का फॉर्मेटिव ग्राउंड आपको लेकर के चलना है। एनसीईआरटी का फॉर्मेटिव ग्राउंड क्या है, आप यहां पर लेकर के चलेंगे। फॉर्मेटिव ग्राउंड क्या है, आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। फॉर्मेटिव ग्राउंड का मतलब क्या होगा, गठन का धरातल आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, गठन का धरातल क्या है आपको यहां पर बताना पड़ेगा। तो गठन के धरातल के कॉन्टेक्स्ट में 27 जुलाई 1961 की डेट क्या है आप लेकर के चलेंगे। 27 जुलाई 1961 की जो आपकी डेट है वो आप लेकर के चलेंगे। डेट में अलग अलग आर्टिकल्स में आपको वेरिएशन मिलेगा, तो आप 27 जुलाई 1961 की जो डेट है आप इसको सर्वोच्च मात्रा में क्या प्राथमिकता देकर के चलेंगे। यानी कि 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी का फॉर्मेटिव ग्राउंड आपके सामने आता है। यानी कि आपको यह कहने का मौका मिल जाता है कि 27 जुलाई 1961 को क्या है, एनसीईआरटी का गठन हुआ था। साथ ही साथ शुरुआत में आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि आप देखा रहे हैं कि 27 जुलाई 1961 को अगर एनसीईआरटी का गठन हुआ है तो उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन, उस समय भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर आप कौन लेके चलेंगे। तो ये सवाल भी आपको यहां पर जनरेट करके चलना पड़ेगा, उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन। उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आप कौन लेके चलेंगे, तो उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आपको कौन दिखाई पड़ेंगे, के.एल. श्रीमाली आपको दिखाई पड़ेंगे। के.एल. श्रीमाली आपको दिखाई पड़ेंगे। के.एल. श्रीमाली क्या आपको दिखाई पड़ेंगे। अब कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो के.एल. श्रीमाली को आधार बना करके आपसे अलग सवाल भी पूछ सकता है। और अलग सवाल कैसे पूछेगा, आप इनके बारे में साथ ही साथ ये भी जोड़ के चलेंगे कि स्वतंत्र भारत के आप ये कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के दूसरे शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि स्वतंत्र भारत के सेकंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यानी कि दूसरे क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं। कई बार इस प्रकार के जो हैं दूर के जो आपके रेफरेंसेस हैं वो भी कई बार आपके सामने कैलकुलेट कर दिए जाते हैं। तो आपको क्या है कि हर बारीकी को थोड़ा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ये तो आप बताएंगे ही बताएंगे कि फॉर्मेटिव ग्राउंड आपके सामने कब आता है, तो आप कहेंगे 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी का फॉर्मेटिव ग्राउंड आपके सामने आता है। लेकिन उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है जी, आप ये बता पा रहे हैं कि उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन है, के.एल. श्रीमाली साहब हैं। लेकिन इनके बारे में सवाल ये भी आ सकता है कि भाई सीधा कहेगा कि निम्न में से कौन भारत सरकार के दूसरे शिक्षा मंत्री रहे, यानी कि स्वतंत्र भारत के आलोक में जो सेकंड एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके रिगार्डिंग जो आपका प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए वो के.एल. श्रीमाली के अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। अब अगली जो चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, इस चर्चा को लेकर के हम खुद ये कहेंगे कि हम आप पर थोड़ा बोझ डालने का प्रयास करेंगे। और ये बोझ डालने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, हम अपना जो एक प्रयास लेकर के आ रहे हैं कि हमारी कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि हमारी अनिवार्यता आप कह सकते हैं, या आप चाहें तो इसको आप हमारी मजबूरी भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी का जो फॉर्मेशन आपके सामने आता है तो उसके संदर्भ में आपको ये बता करके चलना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 7 प्रकार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मिला करके किया गया था। अब ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि वो सवाल ये आपसे पुटअप करके चले कि एनसीईआरटी का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसमें कितने प्रकार के जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मिलाकर के इसका गठन किया गया। तो वहां अगर एक आंकिक मान के रूप में आपको आंसर बताना होगा तो ठीक है, आप 7 टाइप्स के बता सकते हैं कि 7 प्रकार के जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मिलाकर के एक तरीके से क्या है, एनसीईआरटी आपके सामने एक कंबाइंड बॉडी के रूप में आपके सामने आ जाता है। लेकिन अगर वो ये पूछ बैठे कि जब 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी का गठन किया गया
और उसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहे थे, जो अलग अलग प्रकार के आपके संगठन रहे थे या इंस्टीट्यूशंस आपके जो रहे थे, है ना, जिनको मिलाकर के एनसीईआरटी का फॉर्मेशन कराया गया। तो अगर सवाल में ये पूछ बैठे कि निम्न में से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है या निम्न में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें शामिल नहीं है, तो ये सवाल अपने आप में ऐसा सवाल आ जाएगा कि बड़ी परेशानी हो सकती है। इस नाते मुझे आपको यहां पर यह बता करके चलना पड़ेगा कि वो तमाम प्रकार के जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं या जो तमाम प्रकार के रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से हैं जिनको मिला करके एनसीईआरटी आपके सामने क्या है रखा गया था। तो हम यहां पर एक लैंग्वेज बना लेंगे हल्की सी कि जो एनसीईआरटी का फॉर्मेटिव ग्राउंड है तो उसमें हम कहेंगे कि 7 प्रकार के, उसमें हम क्या कहेंगे कि 7 प्रकार के विभिन्न 7 प्रकार के विभिन्न संगठनों कह सकते हैं। 7 प्रकार के विभिन्न संगठनों को मिलाकर बनाया गया। 7 प्रकार के विभिन्न संगठनों को क्या है मिलाकर बनाया गया। 7 प्रकार के विभिन्न संगठनों को क्या है मिलाकर बनाया गया एनसीईआरटी। अब इनके क्या है नाम आपको पता होने चाहिए, इनके क्या है नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे हम एक एक करके आपको बताना चाहेंगे बड़े ठहराव के साथ। जैसे आप कह सकते हैं द सेंट्रल, ये इंग्लिश में आपको थोड़ा लेकर के चलने पड़ेंगे, द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन या द सेंट्रल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आप इसको कह सकते हैं। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आप इसको कह सकते हैं। द सेंट्रल एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट आप इसको कह सकते हैं। नंबर 2 पे आप क्या लेके चलेंगे द सेंट्रल ब्यूरो, द सेंट्रल ब्यूरो, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स रिसर्च आप लेकर के चल सकते हैं। ये भी आपको क्या है ये नाम आपको बताने आने चाहिए, क्योंकि सवाल जब बनेगा तो सवाल अपने आप में काफी टिपिकल नेचर लेकर के आएगा। तो उसकी एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप में चीजें अपने आप में क्या आ जाएंगी। नंबर 3 पे आप बता सकते हैं कि द सेंट्रल ब्यूरो, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, आप यहां पे बता सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे हम लोग यहां पे ये बता करके चलेंगे द डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन चीजों को आप लोग क्या है बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलेंगे। अगर आप देखो इन चीजों को थोड़ा स्किप करके चलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा यहां पर क्या नुकसान हो जाएगा। तो आपको नुकसान करके नहीं चलना है, आप बिल्कुल भी नुकसान करके नहीं चलेंगे। ठीक है। नंबर 5 पे आप क्या बताएंगे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है। तो बड़े ठहराव के साथ आप इन नामों को लेकर के चलेंगे। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपको बता करके चलना पड़ेगा। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिसर्च आपको बता के चलना पड़ेगा। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस आपको बता के चलना पड़ेगा। द डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको बता करके चलना पड़ेगा। और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन आपको बता करके चलना पड़ेगा। हम जान पा रहे हैं कि हो सकता है कि कई बार आपने ये देखा हो कि भाई मान लीजिए अगर हम एनसीईआरटी के फॉर्मेटिव ग्राउंड की बात करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा क्या है स्किप करके चलते हैं, है ना।
हम क्या है इन चीजों को कई बार क्या है स्किप करके चलते हैं, लेकिन आपको क्या है इन चीजों को स्किप करके नहीं चलना है। अगर आप इन चीजों को स्किप करके चलोगे तो आपका क्या काफी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे तो आगे किस किस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके सामने आ सकते हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप बता पाएंगे यहां पर द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर आपको यहां पे बता करके चलना पड़ेगा। प्रॉपर आप क्या है थोड़ा नोट्स भी बना करके चलेंगे। इन तमाम प्रकार की चीजों के क्या प्रॉपर क्या है आपको नोट्स भी यहां पे बता करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपको बताना पड़ेगा यहां पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो डैश विजुअल रिसर्च। तो अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या है आपका बिल्कुल कंप्लीट यहां पे हो जाएगा कि यहां से इस प्रकार की बातें मैंने थोड़ा ठहराव के साथ आपको बताने का प्रयास किया है। इसको एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं एनसीईआरटी आप कहते हैं। तो देखो जो आपका एनसीईआरटी होगा उसका जो फॉर्मेटिव ग्राउंड आपके सामने आएगा वो 27 जुलाई 1961 को आपके सामने आएगा। उस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आपको कौन बताने हैं, केएल श्रीमाली साहब आपको बताने हैं। और इनके बारे में ये जरूर आपको याद रखना है कि भाई स्वतंत्र भारत में क्या है, ये स्वतंत्र भारत के क्या है दूसरे शिक्षा मंत्री क्या है माने गए हैं। आपको यह बताकर चलना पड़ेगा कि 7 प्रकार के जो विभिन्न आपके संगठन हैं उनको मिलाकर के क्या है एनसीईआरटी आपके सामने रखा गया है। इनको दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 7 प्रकार के जो आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं या 7 प्रकार के जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मिलाकर के एनसीईआरटी का क्या है फॉर्मेशन किया गया है। और आप इनको एनसीईआरटी के क्या है डिफरेंट ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, विभिन्न अंग भी आप इनको कह सकते हैं। रिकॉल करा देते हैं, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपको लेके चलना पड़ेगा, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिसर्च आपको लेके चलना पड़ेगा, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस आपको लेके चलना पड़ेगा, द डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा, द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर आपको लेकर चलना पड़ेगा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल रिसर्च भी आप इसको कह सकते हैं, और ओब्लिक करके आप इसको क्या है एडुकेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं एडुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब आप इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। फिर चर्चा को थोड़ा क्या है आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी चीजें हमारे पास हैं। ये हम फिर कहेंगे कि थोड़ा कठिन धरातल हो सकता है, लेकिन देखो अगर परीक्षा में आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो टॉपिक के जो आपके वेरी टिपिकल ग्राउंड्स होते हैं उन तमाम प्रकार के टिपिकल ग्राउंड्स को क्या है आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप ही जिम्मेदारी लेकर के चलेंगे कि अगर सवाल आपके सामने बन जाता है कि भी अगर 7 प्रकार के विभिन्न संगठनों को मिलाकर के एनसीईआरटी का फॉर्मेशन आपके सामने रखा गया, अगर 7 प्रकार के डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मिलाकर के एनसीईआरटी का फॉर्मेशन आपके सामने रखा गया, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। अगर सवाल ये बनेगा कि उनमें से कौन सा शामिल नहीं था तो फिर वो सवाल अपने आप में क्या होगा काफी टिपिकल नेचर का होगा। इसलिए आपको ये सारी बातें क्या है यहां पर बता करके आनी पड़ेंगी। अब हम कुछ चीज आपके सामने रख रहे हैं, उन बातों को समझना। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि भी टॉपिक आपका क्या बना हुआ है एनसीईआरटी आपका टॉपिक बना हुआ है, एनसीईआरटी आपका टॉपिक बना हुआ है। अब मैंने एक चर्चा में आपको बताया था कि अब आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा एनसीईआरटी का फिजिकल कंपोजिशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और मैंने एक चर्चा में आपको बताया था कि जब हम फिजिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी के अंदर आपको क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर क्या है आपको क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आते हैं। जैसे एनसीईआरटी के जब आप फिजिकल कंपोजिशन को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो यहां पर 2 प्रकार की कैलकुलेशन आपको शुरुआत में क्या है करके चलनी पड़ेंगी।
यहां पर दो प्रकार के कैलकुलेशन आपको शुरुआत में करके चलने पड़ेंगी। अच्छा, एक मिलेगा क्या आपको एनसीईआरटी का, उसको कहा जाता है जनरल बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल बॉडी कहा जाता है। जनरल बॉडी को आप हिंदी में क्या कह पाएंगे? सामान्य निकाय कह पाएंगे। क्या कहेंगे? सामान्य निकाय। सामान्य निकाय। वैसे हम कहेंगे कि आप इसको थोड़ा इंग्लिश में कैलकुलेट करके चलेंगे तो ज्यादा आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद सौदा साबित होगा। अब जनरल बॉडी में होता क्या है, देखिए एनसीईआरटी के पास अपनी एक क्या जनरल बॉडी होती है। अब जो एनसीईआरटी के पास अपनी एक जनरल बॉडी होती है, उसके अंदर आपको दिखाना है कि उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं शामिल हैं। तो नंबर एक पे आप कहेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर आपको दिखाने हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री। कौन कौन शामिल होते हैं? जैसे आप क्या कहेंगे? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कहेंगे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कहेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, ये एनसीईआरटी के क्या माने जाते हैं? पदेन अध्यक्ष आप कह सकते हैं, पदेन अध्यक्ष आप कह सकते हैं। तो मान लीजिए सवाल अगर यही आ गया कि एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है, तो कितना प्यारा सवाल बनेगा। तो अगर सवाल यह आता है कि एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, यानी कि जो भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री होंगे वो अपने आप से ही एनसीईआरटी की जो आपकी जनरल बॉडी होगी उसके क्या माने जाएंगे? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट माने जाएंगे, या आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? पदेन अध्यक्ष आप इसको कह सकते हैं। नंबर दो पे क्या है? नंबर दो पे ये है कि राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री, राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री, राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री, राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री। यानी कि भारत में जितने भी राज्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो राज्य सरकारों के जो आपके शिक्षा मंत्री होंगे, राज्य सरकारों के जो आपके शिक्षा मंत्री होंगे, वो अपने आप ही क्या है? एनसीईआरटी के क्या माने जाएंगे? पदेन सदस्य माने जाएंगे। जनरल बॉडी के क्या माने जाएंगे? पदेन सदस्य माने जाएंगे। यानी कि जिस राज्य की सरकार में जो क्या होगा, जो आपका शिक्षा मंत्री होगा, वो एनसीईआरटी की जो जनरल बॉडी है उसका अपने आप ही क्या है? पदेन सदस्य माना जाएगा। उसका अपने आप ही क्या? पदेन सदस्य माना जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितने भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना मेरी इस बात को, जितने भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं मेरे प्यारे साथियों, जितने भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है? जहां पर विधानसभा है, जहां पर क्या है? विधानसभा आपको दिखाई पड़ती है, जहां पर क्या है? विधानसभा आपको दिखाई पड़ती है। तो जितने भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपको विधानसभा दिखाई पड़ती है, तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की सरकार के जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ की सरकार के जो आपके क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, तो यहाँ की सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है? एनसीईआरटी की जनरल बॉडी में कैलकुलेट करना है। और जनरल बॉडी में कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा कि आपके क्या माने जाएंगे? पदेन सदस्य ही माने जाएंगे। किसके? जनरल बॉडी के पदेन सदस्य ही माने जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर एक कैलकुलेशन और करके चलनी पड़ेगी कि इसको हम कहेंगे कि चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो आपके चेयरपर्सन होंगे वो भी क्या माने जाएंगे? वो भी जनरल बॉडी के अंदर ही माने जाएंगे। और जनरल बॉडी के अंदर ही माने जाएंगे तो आप उनको भी किस रूप में कैलकुलेट करके चल सकते हैं? उनको भी आप एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में कैलकुलेट करके चल सकते हैं। यानी कि क्या है? पदेन सदस्य के रूप में क्या है? आप उनको यहां पर क्या है? कैलकुलेट करके चल सकते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट तो आपको एक ही दिखाने पड़ेंगे ना, और प्रेसिडेंट आपके कौन होंगे? जनरल बॉडी के भारत सरकार के शिक्षा मंत्री होंगे। तो बाकी के बारे में आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि पदेन सदस्य के रूप में आपको क्या है? कैलकुलेशन करके चलनी है। सब कुछ जरूरी है, यहां आप कुछ भी छोड़ के नहीं चल सकते। सब कुछ क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के साथ क्या दिखाना पड़ेगा? इसकी होती है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। और जो इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यकारिणी परिषद कहेंगे। हिंदी में आप उसको क्या कहेंगे? कार्यकारिणी परिषद। आपको क्या क्या आना पड़ेगा? क्या कहेंगे? कार्यकारिणी परिषद आपको कह करके आना पड़ेगा।
अब सबसे पहले तो क्या है कि एनसीईआरटी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि एनसीईआरटी का जो मेरे प्यारे साथियों कार्यकारिणी परिषद है, इसके बारे में सबसे बढ़िया सवाल जोड़ के चलो। सबसे बढ़िया सवाल जोड़ोगे तो आप इंग्लिश में तो ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि ये क्या है, ये मेजर गवर्निंग बॉडी है, मेजर गवर्निंग बॉडी ऑफ एनसीईआरटी, मेजर गवर्निंग बॉडी ऑफ एनसीईआरटी। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है इंग्लिश हिंदी में, एनसीईआरटी का जो प्रशासन है, एनसीईआरटी का प्रशासन संबंधी क्या है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मानी जाएगी, व्यवस्था मानी जाएगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मानी जाएगी, व्यवस्था मानी जाएगी। तो आपसे सवाल पुटअप किया जाएगा कि जो आपका एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का मेजर गवर्निंग बॉडी आप किसको मान के चलेंगे, तो वहां पर आपका आंसर जनरल बॉडी के रूप में नहीं आना चाहिए, वहां पर आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारिणी परिषद के रूप में आ जाना चाहिए। अब यहां पर दो बातें देखिए कितनी महत्वपूर्ण है ना, इन चीजों को हम लोग स्किप करके चल ही नहीं सकते कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति क्या हैं। कितना प्यारा सवाल बनेगा, कितना प्यारा सवाल बनेगा। अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि जो एनसीईआरटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसकी तो तमाम प्रकार की बैठकें होती हैं, तो तमाम प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में क्या आपका रेस्पेक्टिव आंसर आ जाना चाहिए। इसके आगे आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन ये भी आ सकती है, कंडीशन ये भी आ सकती है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, 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 कौन करता है। तो अगर ये सवाल आपके सामने बनेगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति। तो ये सब कुछ आपको यहां पे क्या बता करके चलना पड़ेगा, सब कुछ आपको बता करके चलना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के पास अपना एक जनरल बॉडी होता है, जनरल बॉडी के बारे में क्या व्यवहार आपका आ जाना चाहिए हमने आपको बता दिया है, और एनसीईआरटी के पास अपना क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होता है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही आप क्या मान के चलेंगे, मेजर गवर्निंग बॉडी ऑफ द एनसीईआरटी। और इसे एनसीईआरटी का प्रशासन संबंधी भी आप कह सकते हैं, है ना। ये क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपने आप में व्यवस्था है। जनरली इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करके चलते हैं, राष्ट्रपति करके चलते हैं। लेकिन अगर कंडीशन आपके सामने ये जनरेट की जाए कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करके चलेंगे, तो वहां पर आपका रेस्पेक्टिव आंसर क्या आ जाना चाहिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लेंगे सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा डिस्कशन को क्या और आगे बढ़ाते हैं। आइए अब देखिए यहां पे क्या क्या बातें आपको बता के चलनी पड़ेंगी। यहां पर आपको क्या है, क्या क्या और महत्वपूर्ण बातें आप यहां पर क्या है बता करके चलेंगे। आइए, अगर हम फिजिकल कंपोजिशन वाली चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें, तो हमें अब ये लिख करके चलना पड़ेगा यहां पर कि जो एनसीईआरटी की व्यवस्था, इसमें जो है ये सवाल बनेगा बहुत अच्छा
कि भारत सरकार कितने सदस्यों को भारत सरकार कितने सदस्यों को भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट करने का अधिकार रखती है 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 करने का अधिकार रखती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 06। यानी कि एनसीईआरटी के फिजिकल कंपोजिशन में भारत सरकार को कुल मिलाकर के 6 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। क्या है? 6 सदस्यों को क्या है नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। और ये जनरल बॉडी से अलग है, जनरल बॉडी का डिस्कशन अलग हो गया, वो तो अलग ही है बिल्कुल। अब हम अलग बात कर रहे हैं यहां पर थोड़ा कि भारत सरकार कितने सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार रखती है 6। और इसमें एक कंडीशन है कि 6 में से जो आपके 04 हैं, 6 में से जो आपके 04 है ये क्या है? ये विद्यालय स्तर या चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, विद्यालय स्तर पर अध्यापन का कार्य कर रहे हो 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 अध्यापन का कार्य कर रहे हो, है ना। मतलब जो सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, सीधा कह लो कि स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन, सीधा कह लो कि जो स्कूल लेवल ऑफ आपका एजुकेशन है, तो स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन में जो क्या है एज अ टीचर हैं, तो इनमें से 6 में से 4 क्या है वो लोग होने चाहिए। ये कंडीशन क्या यहां पर बताई गई है। बाकी 2 के बारे में भारत सरकार जाने, भारत सरकार को कैसे उनको क्या है नॉमिनेट करके चलना है। तो भारत सरकार कुल मिलाकर के 6 सदस्यों को एनसीईआरटी में क्या नॉमिनेट करने का अधिकार रखती है। और इनमें से 4 जो हैं वो स्कूल लेवल ऑफ जो आपका एजुकेशन है, थोड़ा इंग्लिश में मैंने सही लिखा होगा, हिंदी में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है ना। तो विद्यालय स्तर पर अध्यापन का कार्य कर रहे हो, यानी कि स्कूल लेवल ऑफ जो आपका एजुकेशन है, तो स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वहां पर को क्या है 6 में से जो 4 हैं वो अध्यापन के कार्य के साथ क्या है लगे हुए हों। फिजिकल कंपोजिशन में 2 चीजें और आपको बतानी पड़ेंगी, है ना, कि आपने नाम सुना होगा ना सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इसके जो आपके चेयरपर्सन हैं, यानी कि इसके जो आपके चेयरपर्सन होंगे वो कहाँ शामिल रहेंगे? एनसीईआरटी में शामिल होंगे। एनसीईआरटी में क्या है शामिल? एनसीईआरटी में क्या है शामिल है? एनसीईआरटी में क्या शामिल है? अच्छा, आपने ये भी सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन ही आप इसको कह सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, है ना। इसके जो आपके कमिश्नर होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो आपके कौन होंगे कमिश्नर होंगे, तो वो जो कमिश्नर होंगे उनको भी आपको क्या लेके चलना है एनसीईआरटी में शामिल। एनसीईआरटी में क्या है शामिल? एनसीईआरटी में शामिल। तो जब आप इस प्रकार की चर्चा करके चलेंगे तो इस प्रकार की चर्चा करने से क्या हो जाता है, ये कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि एनसीईआरटी का अपना रेस्पेक्टिव फिजिकल कंपोजिशन क्या है। तो आप इस प्रकार से और इसको आगे बढ़ाएंगे कि यानी कि भारत सरकार को कुल मिलाकर के 6 सदस्यों को एनसीईआरटी में नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। और 6 में से 4 के बारे में एक नेसेसरी कंडीशन ये बताई जाती है कि जो आपका स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्या है, जो आपका स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन है वहां पर अध्यापन का कार्य कर रहे हो। इसके अतिरिक्त जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके चेयरपर्सन भी एनसीईआरटी में शामिल होंगे। और जो आपका केंद्रीय विद्यालय
केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके जो आपके कमिश्नर होंगे वो भी कहाँ शामिल होंगे, वो भी एनसीईआरटी में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इस तरीके से अभी तक की चर्चा में आपने एनसीईआरटी का फॉर्मेटिव ग्राउंड कैलकुलेट कर लिया है और आपने ये भी बता दिया कि जिस समय एनसीईआरटी का फॉर्मेशन किया गया तो उस समय जो 7 प्रकार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहे वो कौन कौन से थे, जिनको मिलाकर के एनसीईआरटी का गठन जो है वो किया गया। और साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया है कि एनसीईआरटी का जो आपका फिजिकल कंपोजिशन होगा आप उसमें जनरल बॉडी की क्या कैलकुलेशन करके चलेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की क्या कैलकुलेशन करेंगे, भारत सरकार को कितने सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार होगा, या इसमें जो आपका जो अदर्स हैं, अदर्स का मतलब क्या है कि चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप इनको भी क्या इसमें शामिल करके चलेंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए हमने आपके सामने क्या रखा है, एनसीईआरटी, हमने आपके सामने क्या रखा है, एनसीईआरटी। अब जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव को आप क्या कहेंगे, उद्देश्य। क्या कहेंगे, उद्देश्य, कि भाई एनसीईआरटी का जो फॉर्मेशन आपने किया है उसमें उद्देश्य क्या है, आपने एनसीईआरटी का फॉर्मेशन क्यों किया। तो देखो, जब आप उद्देश्यों को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो एनसीईआरटी की जो है क्या करती है, हम कहेंगे कि असिस्ट करती है। हम क्या कहेंगे कि एनसीईआरटी क्या करती है, असिस्ट करती है ना। एनसीईआरटी क्या है, असिस्ट करती है, या इसको आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी क्या है, एडवाइस देती है। एनसीईआरटी क्या है, एडवाइस देती है। एनसीईआरटी क्या है, एडवाइस देती है ना। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या है, सहयोग करती है। एनसीईआरटी क्या करती है, सहयोग करती है। या एनसीईआरटी क्या है, सलाह देती है। क्या देती है, सलाह देती है। अब जो मामला सहयोग और सलाह का है ये किस संदर्भ में है, जो मामला सहयोग और सलाह का है किस संदर्भ में है, तो किस संदर्भ में है, तो हम कहेंगे कि स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन, स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन, स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में है। स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में है। और स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में एनसीईआरटी सहयोग करके चलती है, एनसीईआरटी सलाह दे करके चलती है। और किस बारे में, फाइनली क्या कहेंगे कि भाई जो स्कूल लेवल का एजुकेशन है ना, इसमें क्या है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे बने, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, क्वालिटी ओरिएंटेड, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, यानी कि एजुकेशन को क्वालिटी ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो इसके संदर्भ में जो है एनसीईआरटी क्या है, असिस्ट करने का काम करेगी। एनसीईआरटी क्या है, असिस्ट करने का काम करेगी। और एनसीईआरटी क्या है, सलाह देने का काम करेगी। अब जब एनसीईआरटी सहयोग करने का काम करेगी या एनसीईआरटी सलाह देने का काम करेगी, तो आप ये तो बता रहे हैं कि किस संदर्भ में, तो आपने क्या कहा, तो आपने सीधा क्या दिया कि भाई स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में। आपने सीधा यहां पर क्या क्या दिया है कि भाई स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में। और आप क्या बताना चाहते हैं कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, ये मुद्दा रहेगा। लेकिन सलाह और सहयोग किसको दिलवाओगे, तो आप कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सलाह केंद्र सरकार को भी देने का काम करेगी। और सलाह क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकारों को भी क्या है, सलाह देने का काम करेगी। राज्य सरकारों को भी क्या है, सलाह देने का काम करेगी। राज्य सरकारों को भी क्या है, सलाह देने का काम करेगी। इसके साथ ही साथ आपको मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह भी बता के चलना पड़ेगा कि अगर हमने इस बिंदु को जोड़ा है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करेगी कि जो आपका स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन है वहां पर आप एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएंगे, यानी कि क्वालिटी ओरिएंटेड कैसे बनाएंगे, तो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए आप कहेंगे कि एनसीईआरटी क्या बनाएगी, इसके लिए एनसीईआरटी क्या है, योजनाओं को तैयार करेगी। इसके लिए जो एनसीईआरटी है वो क्या है, योजनाओं को तैयार करेगी, योजनाओं को तैयार करेगी। इसके लिए एनसीईआरटी क्या है, योजनाओं को तैयार करेगी। और आप ये भी कह पाएंगे कि नए नए प्रकार के कार्यक्रम या नए प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी।
नए नए प्रकार के कार्यक्रमों की क्या है, रूपरेखा तैयार करेगी। रूपरेखा तैयार करेगी, रूपरेखा का मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग, कि भाई हम किस प्रकार से, है ना, स्कूल लेवल ऑफ जो एडुकेशन है हम किस प्रकार से उसको क्या है क्वालिटी ओरिएंटेड बना पाएंगे, या हम किस प्रकार से उसको क्या है गुणवत्तापूर्ण क्या है बना पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में एक बात तो आपको ये कह करके चलना है कि असिस्ट करेगी, एडवाइस देगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देने का काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देने का काम करेगी। और इसके साथ क्या जोड़ के चलेंगे कि भाई जो स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन है वहां आप शिक्षा को क्वालिटी ओरिएंटेड यानी कि गुणवत्तापूर्ण कैसे बना पाएंगे, योजनाओं को तैयार करने का काम करेगी और नए नए प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। योजनाओं का और रूपरेखाओं का बड़ा उद्देश्य क्या होगा कि स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन पर हम एडुकेशन को यानी कि शिक्षा को क्वालिटी ओरिएंटेड यानी कि गुणवत्तापूर्ण कैसे बना पाएंगे। आइए अब देखिएगा, थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी की कैलकुलेशन हम क्या है एक ही कक्षा या एक ही चर्चा के माध्यम से क्या है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम ये कहें कि एनसीईआरटी जो है वो क्या है, वो एक नोडल एजेंसी है। एनसीईआरटी क्या है, एक नोडल एजेंसी है। बात को समझना, नोडल एजेंसी का मतलब क्या हो जाएगा कि एनसीईआरटी अपने आप में क्या है एक मुख्य संस्था है। एनसीईआरटी क्या है अपने आप में क्या है मुख्य संस्था है। एनसीईआरटी क्या है अपने आप में क्या है मुख्य संस्था है। कोई बात नहीं, मुख्य संस्था है तो मुख्य संस्था जो है वो किस बारे में है, वो इस बारे में है, उसको हम कहते हैं कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के, शिक्षा बिना किसी भेदभाव के, शिक्षा बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराई जाए, 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 सभी को उपलब्ध कराई जाए। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि एडुकेशन फॉर ऑल यानी कि शिक्षा सभी के लिए, तो हम कहते हैं कि शिक्षा का ये क्या है, सार्वभौम धरातल है या सार्वभौमिक धरातल है। तो इसको दो तरीके से, इंग्लिश में तो आप क्या कहेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन, और हिंदी में अच्छा कहने का तरीका क्या होगा कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यह मामला किस पर रहेगा, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। इसके कैलकुलेशन आप कहां करेंगे, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में करेंगे। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में यह कैलकुलेशन आपको कहां लेकर के चलनी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या है, यह कैलकुलेशन आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या है, यह कैलकुलेशन आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, पहले इंग्लिश में लिख के दिखाता हूं। इसको हम कहते हैं बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ कल्चरल है ना एस्पेक्ट्स, है ना। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक मूल्यों का द्विपक्षीय, सांस्कृतिक मूल्यों का द्विपक्षीय आदान प्रदान कह सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का द्विपक्षीय क्या कह सकते हैं, आदान प्रदान कह सकते हैं। लेकिन आप चाहे इंग्लिश में व्यवहार करो, चाहे आप क्या हिंदी में व्यवहार करो, चाहे तो आप सीधा कह लो कि बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स, चाहे ऐसे कह लो कि सांस्कृतिक मूल्यों का द्विपक्षीय आदान प्रदान। लेकिन यहां एक अनिवार्यता आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, यहां एक क्या है अनिवार्यता आपको लेकर के चलनी पड़ेगी, और अनिवार्यता में आपको बताना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो असल में क्या है कि अगर इस मुद्दे को हम कैलकुलेट करके चलेंगे तो एनसीईआरटी फिर क्या बन जाएगी, एनसीईआरटी जो है एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
एनसीईआरटी क्या है, एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, एक नोडल क्या है, एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यानी कि हमने मान लीजिए आपसे ये कहा कि अगर एक तरफ क्या आपका इंडिया है या एक तरफ क्या आपका मान लीजिए यूएसए है, या मान लीजिए हमने क्या कहा कि एक तरफ क्या आपका इंडिया है या एक तरफ क्या बनेगा आपका मान लीजिए आपका ब्रिटेन आपने ले लिया, या मान लीजिए हमने कहा कि एक तरफ क्या आपका इंडिया है और इंडिया के सामने आपने क्या लिया, मान लीजिए जर्मनी आपने ले लिया, जर्मनी आपने ले लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, है ना, कि भारत के साथ जब आप किसी अदर कंट्री को रखने की बात करोगे और इनके मध्य क्या है, सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान आप कराने की बात करोगे, और वो जो आपका सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होगा वो किसके संदर्भ में होगा, वो अगर शिक्षा के संदर्भ में हो जाए, वो अगर किसके संदर्भ में हो जाए, वो अगर शिक्षा के संदर्भ में हो जाए, तो इस चीज को टैकल करने का जो मेन काम होगा, तो टैकल करने का जो मेन काम होगा किसका होगा, एनसीईआरटी का होगा। यानी कि भारत और यूएसए के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में अगर सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होगा तो एनसीईआरटी के थ्रू होगा, या भारत और ब्रिटेन के मध्य अगर शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होगा तो एनसीईआरटी के थ्रू होगा, या भारत और जर्मनी के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में अगर सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होगा तो किसके थ्रू होगा, वो एनसीईआरटी के थ्रू होगा। तो एनसीईआरटी इन दो मामलों में क्या है, बिल्कुल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, मुख्य संस्था के रूप में कार्य करेगी, कि भाई वो एश्योर करके चलेगी कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा सभी के लिए कार्य करे। आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिक धरातल। और अगर द्विपक्षीय आदान प्रदान है शिक्षा के क्षेत्र में किसका, सांस्कृतिक मूल्यों का, तो जब अगर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान प्रदान होगा किसका, सांस्कृतिक मूल्यों का, तो यह भी किसके थ्रू होगा, यह आपका एनसीईआरटी के थ्रू ही क्या है माना जाएगा। यह आपका क्या है, एनसीईआरटी के थ्रू ही क्या है माना जाएगा। इस चीज को आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी के उद्देश्य में ये बात हम जोड़ के चलेंगे, इसको हम कहेंगे ग्राउंड ऑफ रिसर्च, इंग्लिश में ग्राउंड ऑफ रिसर्च, ग्राउंड ऑफ रिसर्च, है ना। और इसको हिंदी में हम कहेंगे कि भी अनुसंधान, अनुसंधान का धरातल, अनुसंधान का धरातल। यानी कि कुल मिलाकर के मामला चाहे किसका अनुसंधान का हो या मामला चाहे किसका हो रिसर्च का हो, इसकी कनेक्टिविटी आप कहां करेंगे, स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ करेंगे, स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ करेंगे। तो स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन में जो आपका मामला किसका है, रिसर्च का है, तो एनसीईआरटी क्या करेगी भाई, एनसीईआरटी का जिम्मेदारी ये बन जाता है कि वो रिसर्च जो है ना, उस रिसर्च को क्या करे, प्रमोट करके चले, उस रिसर्च को क्या है प्रमोट करके चले, है ना, उस रिसर्च को क्या है प्रमोट करके चले। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं वो बुक्स क्या बनेगी, गुणवत्तापूर्ण बन जाएंगी। जो आपकी बुक्स हैं वो क्या बनेगी, वो गुणवत्तापूर्ण बनेगी। और जितनी आपकी बुक्स गुणवत्तापूर्ण होगी उतनी ही आपकी जो शिक्षा है, उतनी ही मात्रा में जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा भी आपकी क्या बनेगी, गुणवत्तापूर्ण बन के चलेगी। उतनी ही मात्रा में जो शिक्षा है वो भी क्या आपका गुणवत्तापूर्ण क्या है बन के चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही एक ग्राउंड ऑब्जेक्टिव में और आप कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ऑफ इनोवेशन। उसको हम लोग क्या कह के चलते हैं, ग्राउंड ऑफ इनोवेशन कह के चलते हैं, ग्राउंड ऑफ इनोवेशन कहेंगे इंग्लिश में, ग्राउंड ऑफ इनोवेशन कहेंगे। और जो इंग्लिश में आपका ग्राउंड ऑफ इनोवेशन है इसको हम हिंदी में कहेंगे नवाचार का धरातल। क्या है, नवाचार का धरातल, नवाचार का ग्राउंड यानी कि नवाचार का धरातल। अब यहां भी मामला चाहे नवाचार का हो चाहे किसका हो, इनोवेशन का हो, इसकी भी कनेक्टिविटी आप किसके साथ करके चलेंगे, तो इसकी भी जो कनेक्टिविटी आपको करनी है वो स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ करनी है। किसके साथ करनी है, स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ आप करके चलेंगे, है ना। नवाचार का मतलब क्या हो जाता है कि जो आपके नए नए प्रकार के विचार हैं, जो आपके नए नए प्रकार के विचार हैं, तो नए नए प्रकार के विचारों को, नए नए प्रकार के विचारों को प्रमोट करेगी। नए नए प्रकार के विचारों को क्या है प्रमोट करेगी, नए नए प्रकार के विचारों को क्या है
प्रमोट करेगी। और जब नए नए प्रकार के विचारों को प्रमोट करेगी तो आपको ये कहना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो आपका स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन होगा, जो आपका स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन होगा, जो आपका स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन होगा, उसमें जो एडुकेशन है वो व्यवस्थित होगी, उसमें जो एडुकेशन है वो क्या होगी, व्यवस्थित होगी, या उसमें जो एडुकेशन है वो क्या होगी, अनुशासित होगी, वो क्या होगी, अनुशासित होगी, या उसमें जो आपका एडुकेशन है उसमें क्या है, उसको आप क्या कहेंगे, वो क्या बनेगी, गुणवत्तापूर्ण बनेगी, वो क्या बनेगी, गुणवत्तापूर्ण बनेगी। तो उद्देश्य में ये दोनों बातें भी आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि जो आपका एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में जो ग्राउंड ऑफ रिसर्च है वो आप लेकर के चलेंगे, और इसकी कनेक्टिविटी आप कहां करेंगे, स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन। जब एनसीईआरटी रिसर्च को प्रमोट करने की बात करेगी तो उसका गंभीर प्रभाव कहां पड़ेगा, किताबों पर, बुक्स पर पड़ेगा। बुक्स अगर आपकी गुणवत्तापूर्ण बनेगी तो शिक्षा अपने आप ही क्या है, गुणवत्तापूर्ण बन जाएगी। हालांकि इसमें आपको यह कहने का मौका भी मिल जाना चाहिए कि जिम्मेदारी अध्यापकों की भी बन जाती है कि भाई आप क्या है, उन किताबों को सही तरीके से क्या है, या किताबों की बातों को सही तरीके से क्या है, अपने विद्यार्थियों के मध्य रखने का कार्य करें। एक होगा आपका ग्राउंड ऑफ इनोवेशन, जिसको हम कहेंगे हिंदी में नवाचार का धरातल। क्या कहेंगे, नवाचार का धरातल। नवाचार का मतलब क्या होता है कि आए दिन आपके पास नए नए प्रकार के विचार आने चाहिए कि आप स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे उसको अनुशासित बना सकते हैं, या कैसे उसको क्या आप गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन भी कहां पे होंगी, एनसीईआरटी का जो आपका रियल ऑब्जेक्टिव है उसी में क्या है, ये सारे के सारे जो कैलकुलेशन है आपको दिखा करके चलनी पड़ेंगी। चलिए थोड़ा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले ग्राउंड को क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आइए, इसमें यह कहा जाता है कि एनसीईआरटी जो है उद्देश्य में है, उसको हम कहते हैं कि ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब ये जो आपका ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है, इसको हम हिंदी में आसान बना करके, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्था, या हाँ ऐसे कह लेते हैं कि व्यवस्था तैयार करना, व्यवस्था तैयार करना। प्रॉपर नहीं हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा कर लेना हिंदी में एडजस्ट। तो जो ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है उसमें आपको ये कह के चलना पड़ेगा कि ये जो मामला है, ये मामला किसके संदर्भ में है, पहली बात अध्यापकों के संदर्भ में है, टीचर्स के संदर्भ में है, अध्यापकों के संदर्भ में है, अध्यापकों के संदर्भ में है, अध्यापकों के संदर्भ में। और अध्यापकों के संदर्भ में क्या है, उसको कहा जाता है कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस, इन सर्विस, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना। और एनसीईआरटी जब ये व्यवस्थाएं करके चलती है तो सहयोग किसका लेके चलती है, तो सहयोग आपने सुना होगा, एक व्यवस्था होती है डाइट, डाइट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको दिखाई पड़ती है उसका सहयोग लेके चलती है। और एक व्यवस्था क्या होती है, एससीईआरटी, एससीईआरटी, है ना, इनका कोऑपरेशन लेगी। और इनका कोऑपरेशन लेते हुए जो आपके टीचर्स हैं, है ना, उनके लिए क्या है, प्री सर्विस, और उनके लिए क्या आपका इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएगी, है ना। तो प्री सर्विस और इन सर्विस क्या आपका ट्रेनिंग की व्यवस्था जो कराने की जिम्मेदारी है वो किसकी, एनसीईआरटी की है। वो जिम्मेदारी आप किसको दे करके चलेंगे, वो जिम्मेदारी आप क्या है, एनसीईआरटी को ही दे करके चलेंगे, है ना। डाइट संभवतः आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, है ना, तो आप बता के चलना पड़ेगा कि जो डाइट है या जो आपका एससीईआरटी है तो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर हो जाती हैं कि ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्था तैयार करने का मामला क्या होगा, ये मामला अध्यापकों के संदर्भ में जुड़ेगा। और प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था कौन करा के चलेगा, एनसीईआरटी करा के चलेगा। और ये मामला स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन के रिगार्डिंग ही होगा। एक तरीके से स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन, स्कूल लेवल ऑफ एडुकेशन के क्या होगा, रिगार्डिंग होगा। डाइट और एससीईआरटी की सहायता लेकर के एनसीईआरटी क्या बनाएगी,
एनसीईआरटी ये व्यवस्था यहां पर क्या बना करके चलेगी। तो कुल मिलाकर के जो आज का आपका डिस्कशन रहा, आज के डिस्कशन में हमने एनसीईआरटी को ही कैलकुलेट करने की बात की है। एनसीईआरटी का सबसे पहले हमने बताया गठन का धरातल यानी कि फॉर्मेटिव ग्राउंड, उसमें आपको क्या क्या कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। सेकंड बात हमने की कि जो एनसीईआरटी है उसके फिजिकल कंपोजिशन में आप जनरल बॉडी की क्या कैलकुलेशन करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की क्या कैलकुलेशन करेंगे, भारत सरकार को कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करने का अधिकार देंगे, ये तमाम प्रकार की बातें कहां पे आ जाएंगी, फिजिकल कंपोजिशन के अंदर आ जाएंगी। और एनसीईआरटी के जो मेजर वन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जो आपके मेजर वन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका प्रस्तुतिकरण हमने आपके सामने कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि कक्षा आपको अच्छी लगेगी। कक्षा के साथ आप लोग क्या अपना जुड़ाव करके चलेंगे, कक्षा और चर्चा के माध्यम से क्या है आप अपने आप को जागरूक करके चलेंगे। और मैं फिर वही कहूंगा कि अगर जानकारी हमने 4 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है तो आप बिल्कुल उस जानकारी के प्रति अपना एक परम कर्तव्य जोड़ेंगे, 4 का परिवर्तन 6 में करेंगे और अच्छा रहेगा कि 4 का परिवर्तन किस में हो जाए, 8 में हो जाए। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।